नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से होगी, जहां सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। तीसरी बड़ी खबर आपको बहराइच से बताएंगे, जहां पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को पेश किया है। और चौथी बड़ी खबर होगी महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको जम्मू से बताएंगे, जहां नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है। तो 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर, एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। एनडीए लगातार इस पर मंथन कर रहा था। और दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा की योगी नायब सरकार का बड़ा फैसला। तीसरी बड़ी खबर बहराइच से बताएंगे, आपको लगातार मामला तूल पकड़ रहा है। पांचवी खबर महाराष्ट्र में लगातार चुनावी मंथन की बताएंगे। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर जम्मू से आपको दिखाएंगे। विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने प्रेस वार्ता कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा यानी लोक शक्ति जनता पार्टी रामविलास साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे फेज के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। दूसरे फेज में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी और 23 नवंबर को मतगणना यानी परिणाम आएंगे, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो झारखंड को लेकर एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। इसको लेकर बंटवारा तय हो गया है। बीजेपी 68, एजेएसयू 10, जेडीयू भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। और 13 नवंबर को बता दें कि यहां पर प्रक्रिया शुरू हुई है। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है। 20 नवंबर को दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर होगा मतगणना का दिन, यानी परिणाम घोषित होंगे, रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, 23 को मतगणना होगी। झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का प्लान पूरा हो गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रांची से ब्यूरो चीफ राजू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले घोषणा हुई, आपकी हमसे चर्चा भी हुई, लेकिन जिस तरीके से अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार एनडीए का मंथन चल रहा था, उसको लेकर स्पष्टता आ गई है। जो बीजेपी है 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी अन्य दलों को सीटें दी गई है। क्या क्या समीकरण बीजेपी साधने की कोशिश करेगी? एनडीए के इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बीजेपी जो है 68 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जो है यहाँ पर रामविलास की पार्टी जो है वो 1 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और आजसू जो है यहाँ पर 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। यही शेयरिंग हुआ है। फर्स्ट चरण का जो है चुनाव जो है आज से नॉमिनेशन चालू हो गया है और जो है इसका भी एक सिस्टम बनाया गया है कि सुबह से लेकर करके 5 बजे से पहले जो है जा करके के 4 आदमियों के अंदर जा करके और वहाँ पर चुनाव आयोग के पास पहुँच करके और केवल 4 ही लोग जा सकते हैं। लेकिन यही सब जो है पूरे झारखंड में यही सब समीकरण बन रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए की क्या पूरी अभी की रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के समीकरण साधे एनडीए ने, वहां की कई स्थिति बदल जाती है नीतीश कुमार के चलते, लेकिन झारखंड भी बिहार से लगा राज्य है, बिहार का टुकड़ा कहा जाता है। तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि जिस तरीके बीजेपी का जो समीकरण है आजसू के साथ समीकरण है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक नई पार्टी यहाँ पर आ गई है और उनके चलते जो है बीजेपी को यहाँ पर बहुत काफी जो है दिक्कतें आ रही है। जिसमें से आजसू जो पार्टी है, आजसू पार्टी भी अपनी दावा ठोक रही है, लेकिन महतो वोट जो है, महतो जाति का जो वोट है वो दो भागों में बढ़ जा रहा है।
इसी के चलते जो है आने वाला समय में बीजेपी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण भी झारखंड में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन 81 कुल विधानसभा सीटों पर क्या क्या जातीय समीकरण बनते हैं और बीजेपी ने जो कदम बढ़ाए हैं उसको लेकर क्या बीजेपी की रणनीति है? बीजेपी का जो रणनीति है, ये लोग महतो वोट और जो है यहाँ पर एक जो है बाबूलाल मरांडी को जो है प्रदेश अध्यक्ष ये लोग बनाए हैं, उनका समीकरण है कि जो है आदिवासी का वोट। आजसू से जो है सुदेश महतो है, सुदेश महतो की पार्टी है। इसके बाद रामविलास पासवान की जो उनके बेटे चिराग पासवान की जो पार्टी है, इन पार्टियों से जो है जातीय समीकरण जो है साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्थिति ऐसा है कि ये जो जगह है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है और गढ़ मानने के कारण ये लोग जो है निश्चित तौर पर देखिए क्या रणनीति आगे बीजेपी की नजर आएगी, किस तरह का मुकाबला होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राजू आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सीएम के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। कार्यभार संभालने के बाद सीएम सैनी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि नायब सैनी ने कल दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। नायब सिंह सैनी ने कल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और सीएम सैनी के साथ 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले 12 मार्च 2024 को वे पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए थे और हरियाणा में बीजेपी ने इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में सरकार बनाई है। पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने हरियाणा में 48 सीटों पर परचम लहराया, वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो अपडेट आपको दे दें, जहां हरियाणा में अब सैनी सरकार है और अब फैसलों की शुरुआत भी हो गई है। ऐसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हरियाणा से चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंखिल, हरियाणा में सैनी सरकार का गठन हो गया है और अब सरकार काम पर फोकस करना शुरू कर दिया है। नया फैसला सीएम सैनी ने लिया है, डायलिसिस का इलाज फ्री किया जाएगा। क्या कुछ सीएम ने कहा है और किस तरीके से सरकार की शुरुआत हुई है? देखिए ऋषभ, सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के अंदर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का और अन्य लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम मंत्रीगण सीएम समेत यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले यहाँ पर 11 बजे सीएम की कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, जिसके चलते तमाम कई बड़े फैसले लिए गए और सबसे पहला फैसला मुख्यमंत्री की कलम से डायलिसिस को लेकर एक बड़ी सौगात किडनी पेशेंट को सीएम ने दी। जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से सीएम सैनी ने किडनी पेशेंट के लिए जो डायलिसिस करवाते हैं को बड़ा राहत देने का काम किया है। और साथ ही एक बड़ी जानकारी निकलकर ये भी सामने आई है कि किसानों को हर फसल पर एमएसपी देने की गारंटी भी सीएम सैनी ने फिर दोबारा से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जारी की है। और उसी के साथ साथ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हालांकि मंत्रियों को अभी उनके पोर्टफोलियो नहीं दिए गए, जो कि जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। और ऐसे में सीएम सैनी ने तमाम 13 के 13 मंत्रियों को अपनी अपनी कुर्सी पर पदभार देकर मुंह मीठा करवाया है। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल पंखिल, देखिए जिस तरीके से तमाम सौगातें दी हैं, पहले शुरुआती जो फैसले होते हैं किसी भी सरकार के काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान भी उन पर दिया जाता है, चर्चा भी उनकी होती है। अभी जिस तरीके से फैसले लिए हैं, इसको माना जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसानों को लेकर जो पहले मुद्दा बनाया गया विपक्ष के द्वारा, अब इन पर काम करने का फोकस सैनी सरकार का नजर आएगा। देखिए स्वास्थ्य के साथ साथ ऋषभ यही नहीं बल्कि सीएम सैनी ने जो अपना वादा किया था 25,000 नौकरियों वाला, तो सीएम साहब ने आज एक बात कही प्रेस वार्ता के अंदर, वो यही कही कि मैंने भी ज्वाइनिंग की है और बच्चों ने भी ज्वाइनिंग की है। यानी कि सीएम सैनी ने 25,000 बच्चों के साथ ज्वाइनिंग की है और सीएम सैनी ने ये वादा किया हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वे 50,000 नौकरियां और जल्द ही देने का काम करेंगे। और न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि बेरोजगारी का जो अहम मुद्दा हरियाणा के अंदर रहता है, उस पर भी हरियाणा की नायब सरकार काम करने का प्रयास करेगी। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण फैसलों की शुरुआत यहाँ पर सैनी सरकार ने की है। मंत्रियों को लेकर जो स्थिति है, विभागों को लेकर पंखिल, कब तक साफ हो जाएगी विभागों के बंटवारे को लेकर? जैसा कि आपको बता दें कि हाल ही में अभी मंत्रियों ने अपना अपना पदभार संभाला है। पोर्टफोलियो अभी तक नहीं दिए गए हैं, परंतु सभी मंत्री सचिवालय के अंदर मौजूद हैं। आज शाम तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है या कुछ ही घंटों में आपके सामने सभी प्रकार के पोर्टफोलियो जारी कर दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे मंत्रिमंडल को लेकर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंखिल आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सैनी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री सैनी ने अस्पतालों में डायलिसिस का फ्री इलाज की घोषणा की है और साथ ही किसानों को भी सौगात दी गई है। साथ ही नायब सिंह सैनी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं
और रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहराइच हिंसा का शुक्रवार को 6वां दिन है। एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिम का मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर आरएएफ का पहरा लगाया गया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल कॉलेज से दोनों आरोपियों को पेश किया। जज ने सरफराज और तालिम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला मुख्यालय पर जगह जगह फोर्स और फायर ब्रिगेड तैनात की गई है। शुक्रवार सुबह महाराजगंज बाजार में कुछ दुकानें खुलवाई गईं। दोपहर तक मस्जिद में इमाम के नहीं पहुंचने के चलते जुमे की नमाज नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन हालत को सामान्य करने में जुटे हुए हैं। आज पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान डीएम, एसपी भी मौजूद रहे। खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जगह जगह खुफिया विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। इधर हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली ने आरोपियों के एनकाउंटर के बाद वीडियो जारी किया। कहा, अभी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मामले में अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये संख्या 60 तक पहुंच गई है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और 5 आरोपियों को जेल भी भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हिंसा हत्या के आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, बहराइच हिंसा का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा भी जो कोर्ट में जज हैं उनके घर के बाहर बढ़ाई गई है। तमाम तरीके से आज जुमे की नमाज है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मौका स्थल पर आसपास महसी महाराजगंज में क्या स्थिति बनी हुई है और आगे जो गिरफ्तारियां हुई इनको लेकर स्थिति किस तरीके से रहने वाली है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरह से ये हिंसा का मामला महाराजगंज में देखने को मिला था उसके बाद से तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। अगर बात की जाए तो आज मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को जो है आज सीजीएम के आवास पर पेश किया गया था, कड़े पहरे में पेश किया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर थी। आज सीजीएम का पेश करने के बाद आज उन 5 को जेल भेजा गया है और जो पुलिस है उसने उनकी रिमांड लिया है। 14 दिन की यह रिमांड ली गई है। रिमांड में क्या चीजें निकलकर सामने आती है, हालांकि जब पुलिस रिमांड लेगी, रिमांड के बाद उनसे पूछेगी, एक एक पहलू पर जांच करेगी कि किस तरह से ये घटना हुई थी, उसके बाद किसने गोली मारा गोपाल मिश्रा को और किस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई। इसको लेकर तमाम तरह की जो कड़ियां हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि देखिए, अगर महाराजगंज की अभी बात कर लिया जाए ऋषभ, तो जो वहां की स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम वहां पर अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और स्थितियों की देखिए अगर बात करें तो स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। हालांकि आज जुमे की नमाज होनी थी और जो जुमे की नमाज को लेकर तमाम जो पुलिस का पहरा था वो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी थी। पुलिस हर एक जो मूड था उसका पूरी तरह से वो उसका ध्यान रख रही थी। हालांकि उसके साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद है। किसी भी तरह का कोई सेंधमारी ना हो पाए, कोई परिंदा पर ना मार सके, इसको लेकर सुरक्षा के लिहाजे से तमाम वहां पर जो पुलिस है वो वहां पर तैनात की गई है। पीएससी की भी तैनाती की गई है, आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। तमाम जो अधिकारी हैं लखनऊ से भेजे गए हैं, जैसे अमिताभ यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनके हाथ में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, उनको भी वहां पर भेजा गया है। साथ ही साथ प्रमुख सचिव गृह जो है वो भी वहां पर मौजूद है। जो वहां की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। हालांकि आज जुमे की नमाज होनी थी लेकिन जो इमाम है मस्जिद के इमाम नहीं पहुंचे, वहां जुमे की नमाज नहीं हो पाई। तमाम जो अधिकारी हैं वो पल पल की जो अपडेट है उस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंसा हुई इसके बाद से लगातार उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। पल पल की जो अपडेट है ऋषभ वो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार फोन पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई है और मुझे लगता है कि एक्शन भी आगे और भी कड़ा लिया जाएगा। लेकिन जितनी कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है सब किया जा रहा है और जमीन पर भी वो स्थिति दिख रही है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो थोड़ा कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उसने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही जो पीड़ित की कहीं की मृतक की पत्नी है उन्होंने कहा कि हमें तो खून का बदला खून से चाहिए। तो क्या उनका क्या मानना है और क्या इसको लेकर सरकार आगे विचार करेगी? क्या आश्वासन उनको दिया जाएगा? कानून के तहत जो भी संभव होगा कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ऋषभ, देखिए जो पीड़ित परिवार है वो आया था सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग पर मिल के गया था और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे साफ संदेश दिया
कि जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा उसकी खैर नहीं है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट होकर गया था, लेकिन जिस तरह से जब कल पांचों जो आरोपी हैं उनका जब इनकाउंटर हुआ तो जो रोली है गोपाल मिश्रा की जो पत्नी है उसने अपना एक वीडियो वायरल किया। उसने साफ तौर से उसने बताया कि जो खून का बदला है वो खून से लेना चाहिए। हालांकि जो गोली मारी गई है, जो हाफ इनकाउंटर किया गया, उससे परिवार अभी भी खुश नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि रासुका को लेकर जो एनएसए लगाने की जो बात सामने आ रही थी वो कार्रवाई पूरी करती हुई अब पुलिस दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसमें ये देखने वाली बड़ी बात है कि जिस तरह से वहां का जो माहौल था वो गर्म था, लेकिन अब माहौल जो वहां की स्थिति है वो काफी सामान्य बताई जा रही है। खुद चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है कि किसी भी तरह से कोई सेंधमारी ना हो पाए, कोई परिंदा पर ना मार सके। सुरक्षा के लिहाजे से तमाम वहां पर अधिकारी मौजूद है, तमाम जो बैरिकेटिंग्स है वो कर दी गई है कि निश्चित तौर पर देखिए कानून व्यवस्था जमीन पर एकदम सुचारू है और उसको लेकर सीएम खुद निगरानी रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे और भी ज्यादा तस्वीर आगे और भी पुख्ता नजर आएगी। चंदन, आप नजर बना के रखिए पूरे मामले पर, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर की ओर। बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा की गई है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में बीजेपी सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी सीईसी ने दिल्ली बैठक में 110 नाम तय किए हैं। उसमें से 50 से 60 नामों की पहली लिस्ट आज दिल्ली से घोषित की जा सकती है। इसमें ज्यादातर मौजूदा विधायक होंगे, हालांकि कुछ सीटों पर चेहरे बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है भारतीय जनता पार्टी इस रुख पर कायम है कि वे 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद बाकी बची 138 सीटों पर शिंदे सेना और अजीत गुट के बीच बांटी जाएंगी। और चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में शामिल बड़ी पार्टियों में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी अजित है और 20 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी मीटिंग करेगी। जो कांग्रेस भी जल्दी ही प्रत्याशियों को लेकर चर्चा कर रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणपिसे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार एनडीए का मंथन महाराष्ट्र को लेकर चल रहा है। 288 सीटों में से एनडीए में बीजेपी का मानना है कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 138 पर जो सहयोगी दल है वो चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है। क्या कुछ सूची को लेकर खबर है? कब तक बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है? जी बिल्कुल, बुधवार को जो है भारतीय जनता पार्टी की है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है जिसमें कैंडिडेट के नाम जो है चर्चा हुई। उम्मीदवार के नाम फाइनल करने के लिए भाजपा जो है अपनी सूची दायर करेंगे। इसके पहले जो है अभी बीजेपी ने जो 1 से 10 नाम की जो है सूची तय की है। उसमें से जो है 50 से 60 सीटें जो है पहली लिस्ट शुक्रवार को दिल्ली में जो घोषित हो सकती है और बैठक ली जाएगी दिल्ली में। उसके बाद जो है 50-60 नामों की जो पहली लिस्ट है वो घोषित करेंगे। और सूत्र का कहना है कि ये इस जो है कायम रूप से ये बीजेपी जो है वो 150 सीटों पर कायम है, उससे कम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात जो है जो बची 138 जो सीट है वो उस पर जो है अजित पवार गुट का एनसीपी और शिंदे गुट के शिवसेना उनको दी जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए अब बीजेपी की रणनीति बनना शुरू हो गई है और बीजेपी एकदम एक्शन मोड में, और यही वजह है कि सबसे तेज बीजेपी रहती है। अब यहाँ पर पहली सूची जारी करने पर चर्चा है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही पहली सूची जारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है। 24 विभागों को 5 मंत्रियों में बांटा गया है और इसी के साथ उमर कैबिनेट ने पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है। 24 विभागों को 5 मंत्रियों में बांटा गया है और बाकी विभाग सीएम उमर अब्दुल्ला अपने पास रखेंगे।
निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को सबसे ज्यादा 7 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ उमर कैबिनेट ने पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को उमर सरकार पीएम मोदी को भेजेगी और बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। तो एक खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो चुका है, उमर सरकार अब वर्किंग मोड में आ गई है और उसी कड़ी में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। पहली बैठक में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास हुआ है और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब उमर अब्दुल्ला यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, प्रस्ताव लेकर जाएंगे और 2 दिन में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।